बीकॉम पार्ट फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में आज फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत। आज फिर बिजनेस फ्लो को ही आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें स्वीकृति वाले टॉपिक को पढ़ा जा रहा है। कल हमने अध्ययन में प्रस्ताव को पढ़ा था, प्रस्ताव के वैधानिक नियम, संवहन, खंडन आदि का अध्ययन किया था। उसी प्रकार आज स्वीकृति को समझना है, उसके वैधानिक नियमों को देखना है, उसके संवहन को समझना है और उसके खंडन को भी समझना है। इन सब बातों को समझने के पश्चात यह टॉपिक हमारा पूर्ण होगा। मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूँ कि स्वीकृति अनुबंध के लिए दूसरा महत्वपूर्ण कदम होता है। स्वीकृति के बिना अनुबंध का जन्म या उत्पत्ति या निर्माण नहीं हो सकते। अर्थात प्रथम कदम यदि प्रस्ताव है तो द्वितीय कदम स्वीकृति है। इसके लिए तो यह भी कहा जाता है कि स्वीकृति एक दिया सलाई है और प्रस्ताव एक बारूद है। जब तक दिया सलाई को बारूद के संपर्क में नहीं लाया जाता तब तक विस्फोट नहीं होता। उसी प्रकार जब तक स्वीकृति को प्रस्ताव के साथ नहीं जोड़ा जाता तब तक अनुबंध का निर्माण नहीं होता। अब यह जानना होगा कि स्वीकृति है क्या। तो स्वीकृति सामान्य अर्थ में तो वही है कि जिसमें एक व्यक्ति जिसको कि प्रस्ताव किया गया है उस पर अपनी राय प्रकट कर दे, अपनी सहमति दे दे, अपनी सम्मति प्रकट कर दे, तो वह स्वीकृति कहलाती है। और धारा 2B इस पर लागू होती है। धारा 2B में भी यही बात कही है कि जिस व्यक्ति के समक्ष प्रस्ताव किया गया है प्रस्ताव के प्रति अपनी सम्मति प्रकट कर देता है तो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ समझा जाता है। अब यह भी मैं जानकारी दे दूं कि विशिष्ट प्रस्ताव की दशा में वही व्यक्ति स्वीकृति दे सकता है जिसके समक्ष प्रस्ताव किया गया है, क्योंकि वह विशिष्ट प्रस्ताव है और विशिष्ट प्रस्ताव विशिष्ट व्यक्ति ही स्वीकार कर सकता है। उसी प्रकार सामान्य प्रस्ताव की दशा में प्रस्ताव की शर्तों का पालन करके कोई भी स्वीकृति दे सकता है, अर्थात जन सामान्य स्वीकृति दे सकता है, लेकिन शर्तों का पालन ठीक उसी प्रकार होना चाहिए जैसे कि शर्तें बताई गई हैं। कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के मामले में ऐसा निर्धारित हुआ है। इसमें कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला था जिसमें बहुत सारी बातों को इस प्रकार लिखा गया था कि या कहा गया था कि वो सामान्य प्रस्ताव बन गया और सामान्य प्रस्ताव को कार्लिल नामक लेडी ने स्वीकार कर लिया उनकी शर्तों के अनुसार। तो विद्वान न्यायाधीश ने यही निर्णय दिया कि कार्लिल को कंपनसेशन 1000 पाउंड का लेने का अधिकार है, क्योंकि कार्लिल ने इन्फ्लुएंजा की दवा ली थी और कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी इन्फ्लुएंजा की दवा का निर्माण करती थी। अब मैं स्वीकृति के संबंध में वैधानिक नियमों की बात कर लूँ। जिस तरह हमने प्रस्ताव के वैधानिक नियम पढ़े, अर्थात प्रस्ताव विधिवत तरीके से होना चाहिए, वैसे ही स्वीकृति भी विधिवत तरीके से होनी चाहिए। और वो विधिवत बातें जो हैं वो अब आपके सामने 1 by 1 चर्चा में ले रहा हूँ मैं। जैसे पहला पॉइंट, स्वीकृति पूर्ण तथा शर्त रहित होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, स्वीकृति आधी अधूरी नहीं हो सकती और शर्त रहित भी होनी चाहिए। अर्थात यदि स्वीकर्ता ने कोई शर्त जोड़ दी तो वह स्थानापन्न प्रस्ताव बन जाएगा, वो स्वीकृति नहीं चल सकती है, उसको स्वीकृति नहीं माना जा सकता, वो स्थानापन्न प्रस्ताव। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि स्वीकृति पूर्ण तथा शर्त रहित होनी चाहिए, आधी अधूरी नहीं हो सकती। दूसरी बात, प्रस्ताव की स्वीकृति में प्रस्ताव की शर्तों की स्वीकृति भी शामिल है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 2 शर्तें मानी गई हैं 2 नहीं मानी गई हैं। वो तो जितना आपने प्रस्ताव को स्वीकार किया है वो पूरा का पूरा स्वीकृति ही है, एक्सेप्टेंस ही है, और उसमें जितनी भी कंडीशन और शर्तें हैं वो सब उसमें निहित हो गई, मान्य हो गई। तीसरी बात, स्वीकृति प्रस्ताव में निश्चित विधि के अनुसार होनी चाहिए। बिल्कुल, प्रस्तावक कई बार प्रस्ताव की विधि के साथ साथ स्वीकृति की विधि निश्चित कर देता है, अर्थात स्वीकृति की विधि निश्चित की जाती है। अब चूँकि स्वीकृति की विधि निश्चित कर दी जाती है तो फिर स्वीकर्ता का ये धर्म बनता है, ये फर्ज बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि वो
उस स्वीकृति को उस विधि से ही दे। अगर उसने कहा कि प्रस्तावक ने कहा कि टेलीफोन से स्वीकृति दो तो टेलीफोन से होगी, एजेंट के द्वारा स्वीकृति दो तो फिर एजेंट के द्वारा होगी, डाक द्वारा स्वीकृति दो तो फिर डाक द्वारा स्वीकृति होगी। चौथे बिंदु में उचित विधि का अभाव है, अर्थात निश्चित विधि के अभाव में उचित और प्रचलित विधि से स्वीकृति होनी चाहिए। और उचित और प्रचलित विधि वह मानी जाती है जो डाक द्वारा स्वीकृति होती है या फिर व्यक्तिगत स्वीकृति होती है। वैसे दोनों में से भी ज़्यादा सबसे अच्छा है डाक द्वारा स्वीकृति, क्योंकि उसका एक प्रमाण होता है, पुष्टिकरण हो जाता है कि स्वीकृति इस समय पर इस तरह भेजी गई है। उसके पश्चात स्वीकृति प्रस्ताव की शर्तों का निष्पादन करके दी जा सकती है। बिल्कुल ठीक बात है। स्वीकृति जो है प्रस्ताव की शर्तों का निष्पादन कार्लिल बनाम कार्बोलिक बोल कंपनी के मामले में हुआ ना। कार्लिल नामक लेडी ने प्रस्ताव की शर्तों को मान लिया और प्रूव कर दिया, तो फिर वो वैध माना गया स्वीकृति को। तो इसलिए ये कहा जाता है कि स्वीकृति प्रस्ताव की शर्तों का निष्पादन करके दी जा सकती है। लेकिन यह सिर्फ सामान्य प्रस्ताव में ही हो सकता है, विशिष्ट प्रस्ताव में इसको हम शामिल नहीं कर सकते। स्वीकृति स्पष्ट एवं गर्भित हो सकती है। जो मौखिक रूप से या लिखित रूप से शब्दों द्वारा व्यक्त की गई हो वह स्वीकृति स्पष्ट होती है। जो हाव भाव संकेतों से स्वीकृति दी जाती है वह गर्भित स्वीकृति कहलाती है। इसके बाद स्वीकृति निर्धारित समय पर दी जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। कई बार प्रस्तावक प्रस्ताव में स्वीकृति के समय को निर्धारित कर देता है कि 2 दिन में, 5 दिन में या जो भी, तो उस समय के भीतर स्वीकृति होनी चाहिए। नहीं होती तो उसके पश्चात दी गई स्वीकृति वैध नहीं होगी, क्योंकि प्रस्तावक किसी और से अनुबंध कर सकता है, वो आज़ाद है, वो स्वतंत्र है। तो स्वीकृति के ये नियमों में है कि स्वीकृति निर्धारित समय पर होनी चाहिए। उसके पश्चात निर्धारित समय के अभाव में उचित समय में होनी चाहिए। यह बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि निर्धारित समय के अभाव में, अर्थात स्वीकृति जो है अगर निर्धारित समय नहीं है उसका तो फिर उचित समय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी भी साल बाद, 2 साल बाद ऐसे स्वीकृति दे दी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये सौदे की वस्तु स्थिति पर निर्भर करता है कि सौदा कितनी अवधि का है, अवधि में निष्पादित किया जाना है। जैसे सब्जियां हैं, अब सब्जियों को तो 1-2 दिन में ही तो स्वीकृति होगी, नहीं तो ख़राब हो जाएगी। और इसी प्रकार जैसे शेयर्स है, 15 दिन में स्वीकृति हो जानी चाहिए, नहीं तो फिर वो सेबी के कुछ रूल्स लागू हो जाते हैं। तो कई बातें इसमें आ जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि निर्धारित समय के अभाव में उचित समय में स्वीकृति देना चाहिए, ये नियम है। प्रस्ताव की जानकारी के बिना स्वीकृति देना बेकार है। लालमुनि शुक्ल बनाम गौरीदत्त के मामले में हो चुका है कि लालमुनि शुक्ल को प्रस्ताव की जानकारी नहीं थी और कहता है मैं स्वीकृति आपको दे चुका हूँ। जब जानकारी में नहीं आया प्रस्ताव तो स्वीकृति मान्य नहीं है, वैध नहीं है। इसी प्रकार स्वीकृति उसी व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए जिसका प्रस्ताव किया गया है। बिल्कुल ठीक बात है। कोई दूसरा व्यक्ति स्वीकृति नहीं दे सकता। स्वीकृति वही व्यक्ति दे सकता है जिसको प्रस्ताव किया गया, और विशिष्ट प्रस्तावों में खास करके ऐसा होता है। सामान्य प्रस्तावों में इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो प्रस्ताव की शर्तों का निष्पादन करके स्वीकृति दे दी जाती है। सामान्य प्रस्ताव कोई भी स्वीकार कर सकता है, ये बात मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ आपको। उसके पश्चात स्वीकृति का संवहन होना आवश्यक है, अर्थात स्वीकृति जानकारी में आना बहुत जरूरी है। किसकी? प्रस्तावक की। अगर प्रस्तावक की जानकारी में नहीं आती है तो वह स्वीकृति वैध स्वीकृति नहीं है। हालांकि यहाँ स्वीकृति के संवहन के संबंध में 2 प्रकार की स्थितियाँ हैं, जिनको कि मैं अभी आपको कुछ ही समय पश्चात बताने वाला हूँ। उसके पश्चात है मौन रहना स्वीकृति का लक्षण नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर किसी मामले में स्वीकृति दी जा रही है और चुप भी रहा जा रहा है, मौन रह रहे हैं, तो मौन रहना स्वीकृति का लक्षण नहीं है। हाँ, मौन रहना स्वीकृति का लक्षण हो जाता है वो अलग परिस्थिति में, लेकिन मैं यहाँ यही कहूँगा कि मौन रहना स्वीकृति का लक्षण नहीं है। बोलकर, हाव भाव से कहीं तो कोई कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। उसके पश्चात स्वीकृति सक्षम व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए, यह बात भी ठीक है।
अगर मालिक को प्रस्ताव किया है तो मालिक की स्वीकृति दे, और अगर मैनेजर को प्रस्ताव किया तो मैनेजर स्वीकृति। ऐसा नहीं कि मालिक की ओर से मैनेजर स्वीकृति दे देगा, ऐसा नहीं हो सकता। औपचारिक अनुबंध पर स्वीकृति वैध स्वीकृति नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि अगर ये कहा जाए कि हम शर्तें आज निर्धारित कर लेते हैं, स्वीकृति मैं बाद में दे दूंगा, ऐसा नहीं चलने वाला। स्वीकृति तभी वैध होगी जब स्वीकृति को दे दिया तो फिर ये मान लीजिए कि अनुबंध ही हो गया, क्योंकि औपचारिक अनुबंध की शर्त पर स्वीकृति वैध स्वीकृति नहीं होगी। अब मैं आपको स्वीकृति के संवहन की जानकारी दे रहा हूँ। स्वीकृति का संवहन धारा 4 में 2 प्रकार से बताया गया है। एक प्रस्तावक के विरुद्ध। इस संबंध में ये कहा गया है कि प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन तब होता है जब स्वीकृति को भेज दिया गया है और उसे वापस लेना उसकी शक्ति के बाहर हो गया है, यानी कि स्वीकर्ता ने स्वीकृति भेज दी है। कहने का मतलब है कि स्वीकर्ता ने स्वीकृति को कुरियर कर दिया है या डाक में डाल दिया है या मुंह से निकाल दिया है, तो उसकी तरफ से स्वीकृति हो गई। तो उपचार कहने का मतलब ये है कि वो प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति मानी जाएगी। अर्थात स्वीकर्ता यहाँ अपना हक बता सकता है, अपना अधिकार जता सकता है कि मैं अपना काम कर चुका हूँ, मैंने आपको स्वीकृति भेज दी। दूसरी है स्वीकर्ता के विरुद्ध स्वीकृति। और स्वीकर्ता के विरुद्ध स्वीकृति तब होती है जब स्वीकर्ता द्वारा भेजी गई स्वीकृति प्रस्तावक को प्राप्त हो जाती है, तो उस स्थिति को कहते हैं स्वीकर्ता के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन। अब इसके पश्चात स्वीकृति के खंडन की बात भी कर लेता हूँ। यहाँ प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूरा होने से पहले किसी भी समय प्रस्ताव का खंडन किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि क्या स्वीकर्ता स्वीकृति वापस ले सकता है? तो इसमें जो शर्त डाली गई है, प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूरा होने से पहले किसी भी समय खंडन किया जा सकता है। मतलब कि जो स्वीकृति भेजी गई वो यदि प्रस्तावक को नहीं मिलती है, यहाँ मैं थोड़ा संशोधन करना चाहूँगा। स्वीकर्ता के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूरा होने से पहले खंडन किया जा सकता है, किंतु बाद में नहीं। इसका तात्पर्य यह होता है कि स्वीकृति को भेज दिया, वापस लेना तो उसकी शक्ति के बाहर हो गया, लेकिन अभी प्रस्तावक को मिली नहीं है। जब तक प्रस्तावक को स्वीकृति मिल नहीं जाती तब तक स्वीकृति का खंडन किया जा सकता है। एक नई स्थिति भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि स्वीकर्ता ने स्वीकृति भेजी, यानी कि संवहन किया, लेकिन बाद में उसे महसूस हुआ कि मेरे द्वारा यह स्वीकृति गलत भेज दी गई है, मुझे वापस ले लेना चाहिए, वह खंडन का तार भेज देता है और पोस्टमैन दोनों ही को, अर्थात पत्र को भी और तार को भी एक ही समय पर ले जाकर प्रस्तावक को देता है, तो यहाँ स्वीकृति का खंडन माना जाएगा। क्योंकि यह मानवीय स्वभाव है कि जब पत्र और तार दोनों एक साथ प्राप्त होते हैं किसी व्यक्ति को, तो वह तार को ही पहले पढ़ता है पत्र की अपेक्षा, और उसमें खंडन लिखा हुआ है, इसलिए खंडन मान्य होगा विधिवत तरीके से। तो आज के टॉपिक में मैंने आपको स्वीकृति के संबंध में जो भी नियम आदि थे वो सब आपको बताने का प्रयास किया है। आप तो पुस्तक की सहायता से इसे और अध्ययन करने की कोशिश करें। नमस्कार, धन्यवाद।